नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। मैं आजकल अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में आया हूँ, अपने गांव के पास ही। मेरा गांव जिला अल्मोड़ा में है। उसकी 9 जो तहसीलें हैं या विकास खंड हैं, उसमें से एक सल्ट में है मेरा गांव। वहाँ आया हुआ हूँ। इस प्रवास के दौरान मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, आम लोगों से भी, सरकारी अधिकारियों से भी। कई जगह मीटिंग्स हुई हैं, कई जगह लोगों से चर्चाएं हुई हैं। अपने गांव में भी और अन्य गांव में भी जो समस्याओं के निवारण के लिए सरकारी जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें भाग लिया है मैंने। और आम लोगों से भी, चाय की दुकानों पर या इधर उधर लोगों से मुलाकात हुई, उनके रिकॉर्ड किए मैंने, उनके विचार जो हैं। घूम फिर कर हर बार बात आ जाती है पलायन में। पलायन पर इसलिए आती है क्योंकि जो पलायन आयोग है उत्तराखंड सरकार का, उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फरवरी 2023 में आई है, उसके मुताबिक पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, ये 2 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगर हम बात करें 2018 से 2021 के बीच की, इन 4 सालों में करीब 3 लाख लोग स्थायी रूप से उत्तराखंड छोड़ चुके हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बार बार लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है, या सरकार को हम सुझाव दें तो क्या दें। चर्चाएं क्योंकि अन्य विषयों पर भी होती हैं, तो वहाँ मैं नहीं बोल पाया या नहीं बता पाया, ठीक से पूरा नहीं बता पाया। तो आज मैंने सोचा इस अंक में चर्चा की जाए। अब इस मुद्दे से थोड़ा सा हटकर मैं अलग पहले एक बात बताना चाहता हूँ। वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी राज्य सरकारों की जो मनोदशा है, उनका जो चिंतन है, वो किस दिशा में है। 2014 में भाजपा या मोदी सरकार जब गठन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास में विशेष रुचि दिखाई। अब बहुत ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, एक रूपरेखा तैयार की गई, और अंत में 2018 में नीति आयोग के अंतर्गत एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार के सीनियर ऑफिसर्स की टीम बनाई गई, जिनका मुखिया जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर है, जो पूरे उसका जो डिवीज़न का हेड होता है, उनको किया गया। 112 जो जिले जो हैं चिन्हित किए गए। और आपको आश्चर्य होगा कि जब राज्य सरकार से पूछा गया कि ऐसे कौन से 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आप चाहते हैं कि इस स्कीम के अंडर आएँ, तो हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो 2 नाम दिए हैं, और 2 जिले जो थे वो हैं एक हरिद्वार, एक ऊधम सिंह नगर। आप भी जानते हैं, सबको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के मुकाबले ये 2 जिले संपन्न हैं। इनमें विकास की गति शुरू से ज़्यादा रही है। बल्कि मैं ये कहूँ कि नारायण दत्त तिवारी के समय से ही ऊधम सिंह नगर, जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंडर आता था, पहले कुमायूं कमिश्नरेट के अंडर आता था, तो उसमें ज़्यादा विकास हुआ था। तो इसलिए मुझे हंसी आती है सोचकर कि हमारी उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को चुना, जबकि अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अगर किसी को चिन्हित किया जाना चाहिए था, तो किसी पहाड़ी जिले को करना चाहिए था। तो ये तो उनका चिंतन है, उनके चिंतन की गति है, उनके चिंतन की दिशा है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। फरवरी 2023 में उत्तराखंड सरकार के पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई है। बहुत लंबे चौड़े उसमें आंकड़े दिए गए हैं। मैं उनमें आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, बल्कि उस रिपोर्ट पर ही मैं किसी और दिन चर्चा करूँगा। 97 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिना किसी रिकमेंडेशन के वो रिपोर्ट बनी है, 97 पेज की। सिर्फ आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें कि यहाँ से ऐसा हुआ, वहाँ से ऐसा हुआ, यहाँ से पलायन हुआ, वहाँ से पलायन हुआ, इस विषय पर हुआ, उस विषय पर उसमें कोई। अब दूसरा ये है कि हम लोग जो दिल्ली में प्रवासी रहे हैं, उत्तराखंडी, शुरू से हम लोगों का क्योंकि प्रेम है अपनी मातृभूमि के साथ, तो हम लोगों ने 2000 से सुझाव देने शुरू किए। जो दिल्ली वासी हैं और लोग, बहुत लोगों ने सुझाव दिए। मुझे तो नहीं लगता कभी किसी सरकारी अफसर ने वो सुझाव पढ़े भी होंगे। मुझे तो ये लगता है कि हमने जो सुझाव दिए हैं वो सीधा रद्दी की टोकरी में जाते हैं, जिस पर कभी कुछ नहीं हुआ। उनके नीतिगत निर्णयों पर हम बार बार नज़र दौड़ाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो सुझाव जो करने लायक थे वो नहीं हुए। और उसका कारण है यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है। आपको मालूम होगा 2000 से पहले यहाँ उत्तराखंड में जो है, पहाड़ों में उत्तर प्रदेश कैडर के लोग थे। उसी से टूटकर उत्तराखंड कैडर बना और वहीं के अफसर आते रहे। तो उनकी जो है औपनिवेशिक जो मानसिकता है वो आज भी है कि जितना हो सके यहाँ से कमाएं और फिर जाके अन्य शहरों में, मैदानी क्षेत्रों में जाके बसें। तो ये वो रहा है।
दूसरा, यहाँ शुरू से ठेकेदारों का वर्चस्व रहा है, या तो सारे नेता ठेकेदार रहे हैं या नेताओं के परिवारजन रहे हैं, तो इसलिए उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां भी उसी हिसाब से बनती हैं, उससे अलग नहीं होती हैं। पलायन पर कभी कोई गंभीर कोई स्टेप लिया गया हो मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो नज़र रखता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने पाया कि कभी कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं गया, अब भी नहीं कर रहे हैं। 3 मुद्दे जिनके कारण पलायन माना जाता है कि पहाड़ से हुआ है, उसमें एक है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का स्तर पहले 1970 बल्कि 80 तक भी काफ़ी अच्छा था, उसके बाद इतनी भयावह उसमें गिरावट हुई है कि उस पर एक अलग से मुझे विस्तृत एक चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरा, चिकित्सा का अभाव। चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ नदारद हैं, बड़ी मुश्किल से 108 की एक सेवा जो है वो शुरू की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तीसरा मुद्दा रहा रोजगार। विकास और रोजगार पर प्रधानमंत्री का विशेष रहा है, और खासतौर से उत्तराखंड के संदर्भ में तो बहुत उनका रहा है कि इसको कुछ किया जाए। तो इसीलिए वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाले प्रोग्राम में भी वो चाहते थे कि पहाड़ के जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, पर हमारी राज्य सरकार ने तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का ही विकास करने की सोची। तो अब यहाँ विकास के नाम पर क्या किया? केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं ही शायद गलत हैं, उनको दिशाहीन कहूँगा मैं तो। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। एक तो सड़कों का निर्माण। पूरे पहाड़ में सड़क ही सड़क बन रही हैं और बहुत सारे गाँव में पहुँच चुकी हैं। एक तरह से तो अच्छा है कि ठीक है, सब जो है कटे में नहीं रहे गाँव, लेकिन उसके लिए जो पहाड़ों का सत्यानाश किया गया वो सबसे किसी से छुपा नहीं है। और दूसरा, उनका जो है विकास के नाम पर या रोजगार के नाम पर वो पर्यटन को बढ़ावा है। कैसा पर्यटन, ये आप 4 धाम यात्रा में देख लीजिए। जोशीमठ का आप देख रहे हैं ना, जोशीमठ की भयावह जो स्थिति है वो पिछले दिनों चर्चा में रही है, तो आपको मालूम है कि क्या हुआ है। तो हमें न तो ऐसा विकास चाहिए न ऐसा पर्यटन चाहिए। फिर क्या किया जाए? क्या यही 2 चीज़ें रह गई हैं? तो हमने जब 2000 में शुरू हुआ था तो हमने 2 सुझाव दिए थे। दिल्ली में एक बैठक में हमने तय किया था कि ये 2 सुझाव सबसे पहले किए जाएं। दिल्ली से 300 किलोमीटर की परिधि में, या वो क्षेत्र जहाँ 6 घंटे या 8 घंटे की ड्राइव में आदमी पहुँच सके, ऐसे छोटे छोटे बहुत से स्थल हैं, उनमें मूलभूत सुविधाएं आप प्रदान कीजिए, इंफ्रा उनका तैयार कीजिए, ताकि जो 4 धाम में जो भीड़ है वो कम हो जाए, जो नैनीताल मसूरी जैसे परंपरागत जो क्षेत्र हैं वहाँ से कम हो जाए और उन पर जाए। आज तक तो कुछ किया नहीं। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मानिला है, दुनिया की बहुत सुंदरतम जगहों में से एक है, लेकिन आज तक तो कभी वहाँ कोई इंफ्रा डेवलप नहीं किया। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं है, पैसा कमाने पे ध्यान है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? दूसरा हमारा ये सुझाव था कि आईटी क्षेत्र जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, उसको यहाँ बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहाँ अपने संसाधन, यहाँ कच्चा माल नहीं है उपलब्ध हो सकता, और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती हैं। तो इसलिए आईटी अकेला जो क्षेत्र है जिसमें आराम से यहाँ से संचालित किया जा सकता है, उसके लिए आईटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, आईटी इंडस्ट्री को विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए। यहाँ बसाएं, उनके लिए एक नगर बसाएं, चाहे उसमें उनके अच्छे जो है रिहायशी जो है कॉलोनी तैयार की जाए, अच्छे उनको जो सुविधाजनक जो है वो दफ्तर अवेलेबल किए जाएं, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसमें स्टार्टअप्स हों या वो हों जो लोग काम करें, उनके लिए विशेष रूप से जो उसमें शिक्षा में उनको जो है आरक्षण दिया जाए। जैसे दून में है, देहरादून में है, या मसूरी में है, या नैनीताल में है, बड़े प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उनमें उनके बच्चों को विशेष रूप से जो है रिजर्वेशन दिया जाए कि वो जो आईटी क्षेत्र का आदमी यहाँ काम कर रहा है उसके बच्चों को यहाँ जो है वो दिया जाए, एडमिशन दिया जाए। तो आपको कुछ ना कुछ तो उनके लिए विशेष करना पड़ेगा, तभी वो लोग आईटी वाले यहाँ लगेंगे। अब इधर जो है, जब मैं यहाँ मीटिंग्स में जाता हूँ तो लोग मेरे से मेरे विचार पूछते हैं कि आप बताइए, क्योंकि आपके अब अनुभव भी हो गया है, इतने सालों से पहाड़ से आपका जुड़ाव भी है, तो आप बताइए कि क्या हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री को भी लिखा है, और अभी रिसेंट कुछ ही दिन पहले, और जो पलायन आयोग है उसको भी सुझाव दिए। 3 सुझाव मैंने दिए हैं, तीनों किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किए जा सकते। मेरा पहला सुझाव तो ये था कि देखिए, ये सर्ट क्षेत्र, मैं अभी जो सुझाव दिए हैं वो सर्ट के लिए ही पहले कार्यान्वित करवाना चाहता हूँ, उसके लिए दिए हैं, क्योंकि मेरी मातृभूमि यहाँ से है, मेरा गाँव यहाँ है। सर्ट क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्रों से सबसे नज़दीक है। तो जो मैदानी क्षेत्रों में जो शहर हैं, उनकी जो मूलभूत खान पान की जो आवश्यकताएं हैं
उनके सप्लायर के रूप में सल्ट को विकसित किया जा सकता है। सब्जी हैं, फल हैं, दूध है, मछली है, आपका मांस है, इसका सप्लायर यहाँ इसके लिए जो है, इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन भी होगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इसके लिए डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में या उनके सीधे उनके नियंत्रण में एक कंसर्टेड कैंपेन चलाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले सॉयल की वो की जाए, परीक्षण किया जाए। हमारे पास पंत विश्वविद्यालय है पंतनगर में, उसके वैज्ञानिक आएँ, जगह जगह इसका सॉयल का परीक्षण करें, बताएं कि यहाँ कौन से फल और कौन सी सब्जियाँ यहाँ लगाई जा सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पानी की भी कमी है, इस क्षेत्र में बहुत सारे एरिया यहाँ ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, और ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है। 3000 से मैक्सिमम यहाँ 5000 फीट तक की ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र नहीं है, 3000 के आसपास ही है, तो गर्मी का अच्छी पड़ती है। उस हिसाब से फलों का और सब्जियों का चयन किया जाए, लोगों को बताया जाए ऐसे होता है, और फिर उनको सहायता दी जाए, चाहे वो लोन के रूप में, चाहे सब्सिडी के रूप में, चाहे इंसेंटिव्स के रूप में, पुरस्कार के रूप में, ये शुरू किया जाए। एक तो वो हो गया। दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा पशुपालन। तो ये कैंपेन चलाया जाए आपके डीएम के अंडर, डीएम के डायरेक्ट, जो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो डीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करें। और इस जो कैंपेन है, इसकी सफलता और असफलता के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो डीएम की फिक्स की जाए। तो ये पहला तो मेरा सुझाव ये था। दूसरा मेरा सुझाव था कि यहाँ उसका चिकित्सा जो सुविधाएं बिल्कुल नदारद हैं, बिल्कुल नदारद है। या तो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, या हैं तो बस ऐसे हैं कि वो कोई काम के नहीं हैं। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने सुझाव दिया है कि हर गांव में, या हर छोटे छोटे गांव होते हैं तो इसलिए कुछ गांवों का एक समूह बनाया जाए, उसमें एक युवा को आइडेंटिफाई करके उसको बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि किसी को अगर चोट लगे, कुछ लगे तो वो सहायता कर सके। दूसरा, जो आपके बेसिक टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट हैं, इसके हैं, वो खुद कर सके। जो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, जिसमें लैब में जाना ज़रूरी है, जिसमें इक्विपमेंट गांव में नहीं रखे जा सकते, उसके वो टेस्ट कलेक्ट करे, सैंपल्स कलेक्ट करे और लैब में भेजे। लैब से जब उसकी रिपोर्ट आ जाए तो कंप्यूटर उसको दिया जाए, इंटरनेट वाला, वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू उन जो मरीज़ हैं उनकी डॉक्टरों से जो है बातचीत करवाए, परामर्श दिलवाए, प्रेस्क्रिप्शन मिले, और फिर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या जो आपके तहसील हैं वहाँ से वो दवाइयाँ उनको उपलब्ध करा दी जाए। तो ये एक बहुत सिंपल वो उसका हल है जो हो किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, किया जा सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा नहीं करेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, पर ये सुझाव मेरा दूसरा था। तीसरा एक सुझाव जो मैंने अभी अभी दिया है, वो तीसरा सुझाव ये था कि भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स जो प्लेन्स में रहते हैं, वो आज भी गाँव से जुड़े रहते हैं या जुड़ना चाहते हैं। बहुत लोग सेटल भी होना चाहते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उनको यूज़ किया जाए। उनको यूज़ किस लिए किया जाए, एक तो ये है कि मैंने मीटिंग्स में पाया है कि सरकारी अफसर अपनी स्कीम्स को गांव वालों को समझाने में असफल रहते हैं, उनकी भाषा में, उनके जो लहजे में वो बात नहीं होती। तो इसलिए ये जो गांव का ही आदमी जो रिटायर होकर के आया है गांव में, ये एक सेतु बन जाए दोनों के बीच, इंटरमीडिएट बन जाए, कि जो सरकारी स्कीम है वो उनसे इंफॉर्मेशन ले, गांव वालों को दे, जो गांव वालों की जो उसमें ग्रीवेंसेज हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सरकारी अफसरों को बताए, निदान करवाए उसका। एक तो उसका ये काम हो जाता है। एक छोटे छोटे डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उसमें चलते रहते हैं, उसमें वो ऑम्बड्समैन का काम करे, खुद ही सरकार के अफसरों के साथ बैठ के उसका निदान करे कि भाई इसकी समस्या इससे, जैसे अभी मुआवजे की, मेरे गांव में मुआवजा ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला, सड़क बने हुए आज 5 साल हो गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला। छोटी छोटी बातों से वो अटका पड़ा है, किसी का आधार कार्ड का प्रॉब्लम है, किसी का बैंक अकाउंट का लिंक का प्रॉब्लम है। इस तरह की समस्याओं का निवारण वो गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो सरकारी कामकाज जानता है, वो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर आराम से कर सकता है। तो इसलिए उनको, अच्छा ये अनौपचारिक ही रहने दें, इनको कोई औपचारिक वो जामा देने की ज़रूरत नहीं है, वो अनौपचारिक रखें, अनऑफिशियली वो मदद करेगा। आप सिर्फ उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ भाई आपने इस गाँव के लिए ये आदमी हमने वो आइडेंटिफाई किया है, तो वो आए और उनसे बातचीत करें। तो छोटे छोटे सुझाव हैं, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे सुझाव हैं, ये सरकार की रद्दी की टोकरी में जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होना, इसमें कोई डीएम नहीं आपसे कुछ काम करेगा, कोई एसडीएम काम नहीं करेगा। क्यों, नीचे से ऊपर तक सबके सब जो उदासीन हैं। क्या है ये, पहाड़ है, ऐसे लोग जो है वो कठिन जिंदगी के जो हैं वो
जीवन के आदी हैं, तो इनको ऐसे ही इन्हीं हालों पे रहने दीजिए। हमें हमारी तनख्वाह से मतलब, हमारी कमाई से मतलब, उसमें ज़्यादा नहीं होने का। लेकिन फिर भी मैं एक आशा कहीं एक मन बनती है, क्योंकि प्रेम है इस भूमि से मेरा, इसलिए एक आशा मैं रखता हूँ कि शायद कोई चेते, शायद कोई किसी अफसर, किसी नेता के दिमाग में आए कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो आउट ऑफ द बॉक्स हों, अलग हटके हों। ये जो रूटीन जो सरकारी अफसर फाइलों पर नोट लिखते हैं, ये मैं बहुत देख चुका हूँ। 40 साल मैं भारत सरकार में काम करके आया हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि वो कैसे होता है और कैसे उनकी जो है वो हवा निकाली जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि विकास हो, आप वाकई चाहते हैं कि जनता को सुविधाएं मिलें, जनता का जीवन आसान हो, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो इसी चर्चा के साथ, क्योंकि जो गांव में कुछ मेरे जो अनुज थे उन्होंने पूछा था, तो उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से बनाया है मैंने कि वो जाने कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इसलिए अभी इस अंक को यहीं विराम देता हूँ। जो पलायन पर और अन्य जो समस्याएं हैं उन पर विचार, उन पर फिर कभी किसी चर्चा करेंगे, फिर एक दूसरे उसमें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।